दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा कैपिटल गेन्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन से एसेट्स को हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं, उन कैपिटल एसेट में कौन से शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं, कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं। तो इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होता है ये फोर्थ हेड कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जब जीटीआई का डिस्कशन किया था तो जीटीआई में मैंने आपसे ये कहा था कि 5 हेड आपके पास में होते हैं। इन 5 हेड को जब आप टोटल करते हो तो आपको जीटीआई मिलता है। तो इनमें से एक हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसके बाद आता है कैपिटल गेन और लास्ट में होता है अदर सोर्सेज। तो इन 5 हेड की इनकम को जब हम टोटल करते हैं तो हमको मिल जाता है जीटीआई। अब इनमें से जो इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये दोनों मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए। इनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे वो सारे के सारे अपलोडेड है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस यहाँ पर सीक्वेंस में मिल जाएंगे, इसके इनकम फ्रॉम सैलरीज के भी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के भी। और तीसरा अब हम लोग अपना चैप्टर कवर करने वाले हैं यहाँ पर कैपिटल गेन। इसके बाद जो बचे हुए हेड होंगे इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में यहाँ पर मैं सारे वीडियोज एक एक करके हर चैप्टर के अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन से एसेट्स को हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। तो कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन कवर होती है वो होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंडर में। अब यहाँ पर कौन कौन से एसेट को आप कैपिटल एसेट बोलोगे, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अगर देखें तो बोला है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाई एन एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। तो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी अगर असेसी होल्ड कर रहा है, अब वो प्रॉपर्टी चाहे उसके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो चाहे ना हो, वो आपकी कैपिटल एसेट में आएगी। तो ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में देखिए क्या बोले, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाई अ एफआईआई which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the SEBI Act 1992। तो FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, अब आप इसको फुल कर लीजिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ये होता है FII का मतलब। तो कोई भी तरीके की अगर सिक्योरिटीज FIIs होल्ड कर रही हैं इंडिया के अंडर में तो वो भी क्या होती हैं, कैपिटल एसेट के अंडर में यहाँ पर काउंट होती हैं। तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो हो गया कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी अगर कोई असेसी होल्ड कर रहा है, अब वो प्रॉपर्टी उसके बिजनेस से या प्रोफेशन से रिलेटेड हो चाहे ना हो। दूसरी चीज, कोई भी तरीके की सिक्योरिटीज अगर होल्ड कर रही हैं FIIs तो वो भी हमारी कैपिटल एसेट के अंडर में आएंगी। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि कैपिटल एसेट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, मतलब आप उसको मूव भी कर सकते हो, जैसे कि व्हीकल हो गया, मशीन्स हो गई, ये सारी मूवेबल में आ गई। इमूवेबल यानी कि बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, ये सारे इमूवेबल हो गए। इसके बाद आता है टेंजिबल और इंटेंजिबल भी हो सकता है। तो टेंजिबल में मतलब आप उसको देख करके टच कर सकते हो, जैसे व्हीकल मैंने बोला, ठीक है, बिल्डिंग बोली, मशीन बोली, तो ये सारी आपकी टेंजिबल में आती है। इंटेंजिबल में आप उसको टच नहीं कर सकते हो, उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर नहीं होती है। तो गुडविल हो गई, पेटेंट राइट हो गया, तो ये सारे आपके इंटेंजिबल में आ जाते हैं। या फिर वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। फिक्स्ड का मतलब उनकी वैल्यू फिक्स हो सकती है, या फिर फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लीज होल्ड राइट, ज्वेलरी, शेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके कैपिटल एसेट के अंडर में आते हैं। तो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गुडविल जैसे मैंने कहा ना आपसे इंटेंजिबल एसेट भी हो सकते, तो गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट में आती है। लीज होल्ड राइट आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपका इंटेंजिबल एसेट में आता है। तो ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट भी कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कौन से एसेट को हम लोग कैपिटल एसेट यहाँ पे बोलते हैं। अब कुछ इनमें से ऐसे एसेट होते हैं जो कि कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट नहीं होते, मतलब होते वो एसेट हैं लेकिन कैपिटल एसेट के अंडर में हम लोग उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, हाउएवर द टर्म कैपिटल एसेट शेल एक्सक्लूड द फॉलोइंग, मतलब ये सारे जो एसेट हैं ये कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट नहीं होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या बोला है, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब आपका जो बिजनेस या आपका जो प्रोफेशन था उसके अंडर में आपने कोई स्टॉक इन ट्रेड रखा है, कोई इन्वेंट्री ऐसी रखी है जिसको आप सेल करने वाले हो, या फिर आपके पास कंज्यूमेबल स्टोर पड़ा हुआ है, जैसे मशीन में ऑयल पड़ता है, ठीक है, उसमें ग्रीस लगती है, तो ये सारे आपके कंज्यूमेबल स्टोर में आते हैं। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे ये स्टोर जो है आपके वो कंज्यूम हो जाने, खत्म हो जाने। या फिर रॉ मटेरियल जो आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए रखा हुआ है फिनिश प्रोडक्ट में, तो ये रॉ मटेरियल आपका। तो ये जितने भी असेट आपके बोल रहे हैं, जैसे स्टॉक इन ट्रेड हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारे असेट तो होते हैं आपके
ठीक है, लेकिन ये आपके कैपिटल एसेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनको आप क्या कर रहे हो, इनको आप आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में या तो यूज़ करने वाले हो या फिर आप इनको सेल करने वाले हो, तो ये आपके कोई भी कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट नहीं होंगे। दूसरी चीज़, सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोले, मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट होती है, लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख रहे हो तो फिर वो आपकी कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले, कार, फर्नीचर और क्लोथ्स हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ टैक्स पेयर और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम। तो या तो आप, मतलब अगर एसएससी आप, तो आप और आपके फैमिली मेंबर जो आप पे डिपेंड है, वो अगर अपना पर्सनल यूज़ के लिए कोई एसेट को रखे हुए हैं तो वो आपका कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हो, ठीक है, आप अपने घर में फर्नीचर यूज़ कर रहे हो, आप कपड़े पहन रहे हो, मान लो आपने वॉच पहनी हुई है, तो ये सब आपके कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट नहीं होते अगर वो पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। इन केस मान लीजिए कार जो है, ठीक है, अगर कार जो है उसका यूज़ आप बिजनेस के लिए कर रहे हो तो फिर वो क्या हो जाएगी, आपके कैपिटल एसेट में काउंट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कार को आप बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हो लेकिन बिजनेस में आप उसको सेल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर आपने, जैसे आप देखते हो ना, जैसे टाटा हो गया, टाटा मोटर्स, या फिर इसकी मारुति की गाड़ियाँ हो गई, तो ये लोग जो कार रखते हैं इनकी कार कैपिटल एसेट में नहीं आती, क्योंकि ये इनका क्या है, स्टॉक इन ट्रेड होता है। ये लोग इसको किस तरह उस पर यूज़ करते हैं, इन लोग इसको सेल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इनका स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग इसको कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। सिर्फ कब कैपिटल एसेट बोलेंगे, जब बिजनेस को चलाने के लिए वो लोग उसको यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि ट्रक्स वगैरह हैं, ठीक है, जो ट्रक्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं बिजनेसमैन, उन ट्रक्स को हम लोग बोल देंगे अपना कैपिटल एसेट। लेकिन उसके अलावा अगर बेचने के लिए रख रहे हैं या फिर अगर पर्सनल यूज़ के लिए रख रहे हैं तो फिर वो हमारे कैपिटल एसेट के अंदर में काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो पर्सनल यूज़ के लिए आपने रखी हुई है, ये कभी कभी आपकी काउंट हो जाती है कैपिटल एसेट में भी, कुछ केसेस में। तो देखिए कौन कौन से केसेस होंगे जहां पर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो भी काउंट हो जाती है एज अ कैपिटल एसेट, अगर आप उसको पर्सनल यूज़ करो तब भी। तो जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, ठीक है, या फिर आपने उस ज्वेलरी में मान लीजिए कॉस्टली स्टोन्स लगवा रखे हैं, कोई ऑर्नामेंट्स आपके पास में है, अगर वो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सब के बने हुए या फिर किसी प्रीशियस मेटल के बने हुए हैं, या फिर आपके पास में कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ठीक है, पुराने ज़माने का कोई आपके पास में पड़ा हुआ है, तलवार अलवार कुछ पड़ी हुई है, तो वो आपका आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में आ गया। कोई ड्राइंग्स पड़ी है, किसी पेंटिंग पड़ी है, मान लो पिकासो की पेंटिंग आपके पास में पड़ी हुई है, कोई स्कल्पचर आपने अपने पास में रखा हुआ है, किसी का बनाया हुआ स्टैचू वगैरह कुछ बना हुआ रखा है, ठीक है, और एनी वर्क ऑफ आर्ट शेल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट इवन इफ इट इज यूज फॉर पर्सनल पर्पसेज। तो मान लीजिए सलमान खान अगर घड़ी पहन रहा है बीइंग ह्यूमन की, तो वो घड़ी उसकी कैपिटल एसेट में काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पर्सनल यूज़ कर रहा है। लेकिन वो जो ब्रेसलेट पहनता है सलमान खान, वो उसका क्या आएगा, कैपिटल एसेट में काउंट हो सकता है, क्योंकि जो ब्रेसलेट पहना हुआ है वो ब्रेसलेट किससे बना हुआ है, या तो सिल्वर से हो सकता है या हो सकता है किसी और प्रीशियस मेटल से बना हो। तो ये है, साथ में उसमें कॉस्टली स्टोन भी अगर उसने लगाया हुआ है तो वो उसका काउंट हो जाएगा कैपिटल एसेट के अंडर में। लेकिन जो घड़ी पहनी हुई है वो काउंट नहीं होगी। लेकिन घड़ी भी काउंट हो सकती है अगर घड़ी किसकी बनी हो, गोल्ड की बनी हुई यहाँ पे। तो अगर बहुत प्रीशियस कोई चीज़ आपके पास में है तो फिर वो काउंट होगी, नहीं तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी काउंट नहीं होती कैपिटल एसेट के अंडर में। इसके बाद स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, जैसे कि मान लीजिए 6.1/2% गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं या फिर 7% गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये कि जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो आपके कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। अब देखिए इसके बाद डी पॉइंट में क्या बोले, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग अ लैंड सिचुएटेड इन। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि अगर आपका लैंड जो है वो, आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर वो इन पॉइंट्स में, मतलब जो पॉइंट आपको दिए इन एरियाज में अगर वो सिचुएटेड होता है तो पहला पॉइंट देखिए क्या बोला है, विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपालिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। तो अगर इसमें वो सिचुएटेड होता है, मतलब कि अगर वो किसी म्यूनिसिपालिटी के जुरिसडिक्शन में या फिर किसी नोटिफाइड एरिया कमिटी में या फिर किसी टाउन में वो सिचुएटेड है या फिर किसी ऐसे कैंटोनमेंट बोर्ड में सिचुएटेड है जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से कम है, मतलब इन सारे एरियाज में पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से कम है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरी चीज़, विद इन रेंज ऑफ फॉलोइंग डिस्टेंसेज मेजर्ड एरियली फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी म्यूनिसिपालिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। तो मतलब किसी म्यूनिसिपालिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड से उसका डिस्टेंस जो है वो कितना नहीं होना चाहिए, 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर 10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच की पॉपुलेशन है। 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर वो 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच की पॉपुलेशन है। और 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो अगर वो इस एरिया में सिचुएटेड होता है, मतलब ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अगर वो इसमें सिचुएटेड होता है तो फिर वो कैपिटल एसेट में काउंट
हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इन एरियाज़ में सेट है, वो होता है सिचुएटेड होता है, तो फिर वो कैपिटल एसेट में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन एरियाज़ में सिचुएटेड नहीं होता है, इनके ऑपोजिट अगर वो चल रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट में काउंट नहीं होगा। तो ये होता है एग्रीकल्चरल लैंड का केस। इसके बाद ई पॉइंट में देखें, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। तो इसमें अगर कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर में, तो वो भी आपका कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैपिटल एसेट के अंडर में आता क्या है और क्या क्या चीज़ें नहीं काउंट होती कैपिटल एसेट में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से एसेट को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। अब देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो कवर होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A के अंडर में। यहाँ पर कैपिटल एसेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट उनको बोला जाता है जो कि आप 36 मंथ या उससे कम टाइम के लिए होल्ड करते हो, ठीक है। अगर किसी एसेट को आपने 36 मंथ या उससे कम टाइम के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपका वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंडर में काउंट होता है। उससे अगर एक्सीड कर देते हो, मतलब 36 मंथ से ज़्यादा अगर आप उसको होल्ड करते हो, तो फिर वो आपका क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। और इसी कैपिटल एसेट को, मतलब अगर आप किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करके कोई गेन कर रहे हो, तो उसको आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट यानी कि STCA का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द असेसी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। मतलब जिस डेट पे आपने ट्रांसफर किया है उस डेट से लेकर के पिछले 36 मंथ तक हम लोग देखेंगे कि आपने कितने टाइम तक उसको होल्ड करके रखा था। अगर आप उसको 36 मतलब जिस डेट पे आपने उसको सेल किया, ठीक है, इस डेट पे आपने अगर उसको मान लीजिए सेल किया, तो इससे पिछले टाइम को हम देखेंगे कि कितने महीने आपने होल्ड किया था। अगर आपने 36 मंथ या इससे कम टाइम अगर आपने उसको होल्ड किया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और इसको जब आप सेल करोगे और आपको कोई गेन होगा, तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन देखिए 36 मंथ वाला जो ये लिमिट फिक्स की गई है, ये कम भी हो जाती है कुछ केसेस में, तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। सबसे पहला देखिए, एक्सेप्शन का मतलब है कि आप 36 मंथ से कम भी अगर उसको होल्ड करोगे, तो भी वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंडर में ही काउंट होगा। मतलब कुछ एक लिमिट आपकी सेट कर दी गई है, उसको अगर आप क्रॉस कर देते हो, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप 36 मंथ को एक्सीड करते हो तो ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में काउंट होगा। लेकिन कुछ केसेस में 24 मंथ्स हो जाता है, कुछ केसेस में 12 मंथ्स भी हो जाता है। मतलब अगर 24 मंथ से जैसे आपने एक्सीड किया, तो आपका क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। अगर आपने 12 मंथ से एक्सीड किया, तो भी वो आपका इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आ जाता है। पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में बोले हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ का जो मतलब होता है वो आपका इक्विटी या डेट दोनों हो सकता है। तो जो इक्विटी होती है उनको भी हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, डेट जो होते हैं उनको भी हम लोग सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन अ यूनिट। यूनिट का मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स में जैसे आप देखते हो कि कई सारे शेयर्स को, मतलब वो इक्विटी भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकते हैं, इन सारे शेयर्स को मिला करके एक यूनिट बना दी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर अदर देन अ यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि UTI, अ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो इस केस में क्या है कि अगर आप उसको 12 महीने या उससे कम टाइम अगर होल्ड करके रख रहे हो, तो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंडर में आएगा। मतलब जैसे ही अगर आपने 12 महीने से एक्सीड किया, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको देखिए बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल अगर आप 36 मंथ तक अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो, तो वो आपका शॉर्ट टर्म, अगर उसको एक्सीड कर देते हो आप, तो वो आपका लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन जब आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज होंगी या फिर यूनिट ऑफ UTI है, तो इन सब के केसेस में क्या होता है कि अगर आपने 12 महीने को ही एक्सीड किया, तो ही वो आपका लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आपका शॉर्ट टर्म वो नहीं रह जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोले अनलिस्टेड शेयर्स। ठीक है, अनलिस्टेड शेयर्स कुछ हैं जो कि मतलब किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, या फिर लैंड या फिर बिल्डिंग है। तो इनके केस में क्या है कि 24 मंथ तक का टाइम आपको दिया गया कि 24 मंथ तक अगर आप उसको होल्ड करो तो आपका शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा अगर आप उसको होल्ड करो तो फिर लॉन्ग टर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट में बोले एनी असेट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ असेसी ऑन विच डेप्रीसिएशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ WDV मेथड इज ट्रीटेड ऑलवेज एज STCA यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो कोई भी एसेट, ठीक है, कोई भी एसेट जिस पे डेप्रीसिएशन अलाउ हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ WDV मेथड, और इस एसेट को जो असेसी है वो यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए, तो हम लोग इसको हमेशा STCA ही बोलेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही बोलेंगे, चाहे जितने महीने यूज़ हुआ या फिर होल्ड हुआ हो। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन से हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंडर में आते हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी सेम वैसे ही जैसे शॉर्ट टर्म में था। इसकी डेफिनेशन आपकी कवर होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A के अंडर में,
जो भी असेट आप 36 मंथ से ज़्यादा यूज़ करते हो, नॉर्मल केसेस में जो भी असेट आप 36 मंथ से ज़्यादा यूज़ करते हो उनको आप बोलते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। और इन कैपिटल असेट्स को, इन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को जब आप बेचते हो और कोई गेन होता है आपको, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन केस मान लीजिए अगर लॉस हो जाता है तो आप उसको बोलते हो LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और अगर शॉर्ट टर्म से आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको बोलोगे STCL, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब देखिए 36 मंथ वाली जैसे इसमें एक्सेप्शन थी शॉर्ट टर्म में, वैसे ही लॉन्ग टर्म में भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला पॉइंट देखिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन अ यूनिट ऑफ UTI, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर इनको आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लेते हो तो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आ जाता है। मतलब 36 मंथ तक आपको वेट नहीं करना है, अगर आप इनको 13 महीने ही होल्ड कर लेते हो तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम अनलिस्टेड शेयर के साथ में भी, अनलिस्टेड शेयर्स हो गए, लैंड और बिल्डिंग हो गई, इसमें क्या है, अगर आप 24 महीने उससे कम तक होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म, अगर उससे ज़्यादा ही होल्ड करते हो तो वो 24 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, तो 1 अप्रैल 2017 के पहले अगर आपने उसको ट्रांसफ़र किया था तो वो 36 मंथ वाला केस लगता था, लेकिन उसके बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया 24 मंथ्स। तो खैर अब हम लोगों से उसका मतलब नहीं कि उसके पहले क्या होता था, क्योंकि अब 2022 जब चल रहा है तो आप 2017 के बाद ही उसको ट्रांसफ़र करोगे। तो यहाँ पर आपका 24 महीने का ही टाइम है। कहने का मतलब ये, इसको समराइज अगर मैं करूँ तो 36 मंथ या उससे कम अगर आप होल्ड कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 36 मंथ या उससे ज़्यादा अगर आप उसको होल्ड करें तो मतलब 36 मंथ से अगर ज़्यादा आप उसको होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और ये यूनिट ऑफ UTI, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इन सब के केसेस में होता है कि अगर आप 12 महीने तक उसको होल्ड कर रहे हो तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, उससे ज़्यादा अगर आप उसको होल्ड कर ले तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग के केस में क्या होता है, 24 महीने का टाइम है, 24 महीने या उससे कम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 24 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हमारे क्या होते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग एक ये देखें कि किस तरीके से हम लोग कैपिटल गेन को अपने कंप्यूट करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि चार्जेबल होगा टैक्स में, इसको हम लोग किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गेन्स का मतलब क्या होता है, जो गेन्स की हम बात करें वो क्या होता है, गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है, गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट आपको कब होता है, जब आप सेल करते हो, तो यानी कि सेल माइनस जो आपने जितने में खरीदा तो वो हो गई कॉस्ट, तो सेल्स माइनस कॉस्ट जब आप करते हो तो आपको वहाँ पर गेन या लॉस का पता चल जाता है। अगर सेल्स ज़्यादा होगी कॉस्ट से तो आपको गेन होगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी सेल से तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये होता है हमारा नॉर्मल गेन निकालने का तरीका। तो इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर निकालने के लिए अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। तो या तो आप सामान को अगर बेच रहे हो तो उसमें जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई, ठीक है, यानी कि सेल प्राइस आपका जो है वो, या फिर अगर मान लीजिए आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको, उस असेट को अगर आपने मान लीजिए ट्रांसफ़र किया है, सेल ना करके आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है इसकी डिटेल हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो या तो आपने ट्रांसफ़र किया या तो आपने उसको सेल कर दिया, तो ये हो गया। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इंसिडेंटल होते हैं, मतलब आप जब सेल करो उसको तो सेल करने में ही आपका जो पूरा का पूरा खर्च हो रहा है उसको आप इसमें से लेस कर दोगे। जैसे देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफ़र। तो इसको जब हम लेस करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर मिलती नेट सेल्स कंसिडरेशन, यानी कि ये है आपकी सेल्स एक तरीके से। अब इसमें से हम लोगों को क्या हटाना पड़ेगा, कॉस्ट हटानी पड़ेगी। तो इस सेल में से जब हम लोग कॉस्ट को हटाते हैं यानी कि लेस कर देते हैं, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक्विजिशन का मतलब यहाँ पर परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन। अगर आप परचेज करो तो परचेज की उसी कॉस्ट, या फिर अगर आपने मान लीजिए वो जो कैपिटल है अगर उसको आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप इसमें से लेस करेंगे, साथ में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट आपने उस कैपिटल एसेट में अगर की हुई है तो उस कॉस्ट को भी आप यहाँ पर लेस करेंगे। तो सेल्स में से माइनस हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इनको जब हम लेस करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये हो जाता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन टैक्स अभी हमको इस पर नहीं देना, टैक्स हम इस पर तब देंगे जब हम लोग ये देख लेंगे कि हमारा एग्जेम्पशन यहाँ पर हमको कितनी मिल रही है, ठीक है। तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर निकालिए, इसके बाद आप क्या करते हो, लेस करते हो इसमें से एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 तो एक वो हो गया, स्पेसिफिक हो गया, आपको सेक्शन 54
सेक्शन 54B, इसी तरह 54D करके कई सारे आपको यहाँ पर वो मिलते हैं, एग्जेम्पशन मिलते हैं, तो उनका भी डिस्कशन हम लोग बाद में करने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पर बस आप ये समझ लीजिए कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकला है उसमें से जो आप एग्जेम्पशंस को अपने हटा देते हो, जितना एग्जेम्प्ट आपका होगा इनकम, सपोज आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए की इनकम अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दिखाई, 2 लाख रुपए आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो गया, तो अब आपका टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, 8 लाख रुपए पे। तो यही चीज़ है, जितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना इसमें से आप लेस कर देंगे अपना एग्जेम्पशन, तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आपका क्या होता है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में पूरा प्रोसेस वही सेम होता है जैसे शॉर्ट टर्म में होता है, बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्सिंग हम लोग कर देते हैं। अब इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसका डिस्कशन में हम लोग आगे करने वाले हैं। यहाँ पर बस एक ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग कैपिटल गेन को अपने कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पर निकालते हैं, उसके बाद हम लोग सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए किया था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है हम लोगों का, ठीक है, STCG, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इस पर अलग टैक्स रेट लगता है, जो LTCG होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर अलग टैक्स रेट लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये पूरा का पूरा हमारे नॉर्मल स्लैब से अलग चलता है। मतलब अगर आपने जो स्लैब वाला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें टैक्स रेट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वहाँ पर आपको पता होगा कि हम लोगों का जो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है वो 5%, 20% और 30% ये लगता है। सपोज इनकम अगर आपकी मान लीजिए 5 लाख रुपए में, ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए में अगर मान लीजिए कि 4 लाख तो आपकी नॉर्मल बाकी हेड से और 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल गेन से इनकम हुई है, वो STCG भी हो सकता है, LTCG भी हो सकता है, तो 1 लाख रुपए आपकी इससे हुई है, तो 4 लाख रुपए पे आप इस स्लैब के हिसाब से पेमेंट करते हैं। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए पे आपका कैपिटल गेन हुआ है इस पे आप अलग इस पे टैक्स रेट पे पेमेंट करेंगे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्पेशल टैक्स रेट। ठीक है, स्पेशल टैक्स रेट। जैसे हम लोगों का विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इन पे 30% का टैक्स लगता है, उसी तरीके से जो कैपिटल गेन और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इन पे भी अलग से टैक्स रेट लगता है। मतलब बाकी इनकम पे ये नॉर्मल स्लैब से आप पे करोगे, लेकिन इन पे जो कैपिटल गेन हुआ है इन पे अलग रेट से हम लोग पेमेंट करते हैं। और अलग रेट में भी STCG का अलग रेट होता है, LTCG का अलग रेट होता है, जो हम लोग आगे के आने वाले वीडियोज़ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेन हम लोगों का जो पढ़ने का रीज़न है वो यही है कि हम लोग ये समझ पाएँ कि किस तरीके से हम लोगों को STCG के वो निकालनी होती है टैक्स, और किस तरीके से हम लोग LTCG का टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी तरीके का आपका डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग बाकी के जितने बचे हुए टॉपिक है जैसे ट्रांसफर हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, उसके बाद एग्जेम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये सब हम लोग आगे एक एक करके यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।